बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसे ही शाम होती तो मेरी माँ एक फकीर को घर ले आती और फकीर मेरे नाजुक बदन को देखता रहता। मैं अम्मा से बहुत बार कहती कि क्यों एक गैर मर्द को रात को घर बुलाती हो, तो अम्मा यही कहती कि फकीर बहुत पहुंची हुई हस्ती है, हमारे घर में बरकत होगी। फिर हर रात मेरी माँ मेरे ऊपर काला कपड़ा डालकर सुला देती। सुबह उठती तो मेरी नाक में तेल लगा होता। मैं अम्मी से पूछती तो मुझे हर बार टाल देती। एक रात मैंने वो काला कपड़ा ना लिया तो आधी रात को मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो फकीर तो। मैं आज जब कॉलेज से घर आ रही थी तो मेरे घर के बाहर एक फकीर खड़ा था। उसके गले में काला चोला और बहुत सारी तस्बीहात थी। हाथों की उंगलियों में अंगूठियां थीं और वो नंगे पांव खाली कशकोल लिए खड़ा था। उस वक़्त हमारी गली में सुनाटा था। न जाने क्यों वो शख्स मेरे घर के दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो घर में झांकने की कोशिश कर रहा था। मैं तेज-तेज कदम उठाते घर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मैं घर के दरवाजे तक पहुंची तो वो शख्स मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा गया। उसे जब कुछ न सूझी तो जल्दी से अपना कशकोल मेरे सामने बढ़ा दिया, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं बोला था। मुझे वो फकीर ना जाने क्यों पहली नजर में फकीर नहीं लगा था। मैंने कहा माफ करो और जाओ यहाँ से। मेरे सख्त लहजे पर वो मेरे घर के दरवाजे से जरा पीछे हट गया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। मेरी अम्मी की नजर जब उस पर पड़ी तो मुझे छोड़कर उस फकीर से कहने लगी, आप अब आए हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने हैरत से अपनी अम्मी की तरफ देखा। क्या वो उस फकीर को जानते थे? मुझे मेरी अम्मी ने अंदर जाने का इशारा किया और खुद वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैं भी अंदर दाखिल हो गई और पलटकर एक नजर उस फकीर पर डाली तो वो फकीर मेरी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं कॉलेज से थकी हुई आई थी, इसलिए अपने कमरे में आ गई। मेरी अम्मी को सदका खैरात करने का बहुत शौक था। मैं बचपन से देखती आ रही थी कि मेरी अम्मी ने आज तक कभी किसी फकीर को खाली हाथ नहीं भेजा था। मैंने सोचा शायद मेरे आने से पहले अम्मी इस फकीर से पैसे लाने के लिए कहकर गई होगी, इसलिए वो घर के अंदर झांक रहा था। मैं नहा धोकर आधे घंटे बाद कमरे से बाहर आई थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अम्मी तब भी दरवाजे पर खड़ी थी। मैं अम्मी के पास आई तो वो फकीर मुझे देखकर कुछ घबरा सा गया और कहने लगा, अल्लाह सब खैर करेगा, ये कहकर चला गया। मेरी अम्मी ने मुझे देखा तो कहने लगी, खाना मैंने बनाकर रख दिया है, तुम खाना खा लो, मैं जरा कुछ देर के लिए पड़ोस से होकर आती हूँ। सायरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी अम्मी का मोहल्ले में मेलजोल बहुत था। वो हर किसी के दुख सुख में लाजमी शामिल होती थी। मेरे घर में बस मैं और मेरी अम्मी ही रहते थे। मेरे अब्बू के इंतकाल को 3 साल का अरसा हो चुका था। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी और हम दो मंजिला मकान में रहते थे। ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा रखी थी और मेरे अब्बू की दुकान भी अम्मी ने किराए पर दे रखी थी, इसलिए हमारा गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। हमारी जिंदगी में मुकम्मल आसूदगी अगर नहीं थी तो इतनी अजियतें भी नहीं थीं जितनी उस फकीर के आने के बाद शुरू हो चुकी थी। मैं उस वक़्त को पछता रही थी जब मैंने अम्मी की बात मान ली, क्योंकि चंद दिन बाद जब मैं घर आई तो वो फकीर हमारे घर के सेहन में बैठकर खाना खा रहा था। मुझे बड़ी हैरत का झटका लगा था कि वो अंदर क्या कर रहा था। मैंने उस फकीर को नापसंदीदगी से देखा तो मेरी अम्मी मेरे पास आ गई और कहने लगी, हमारे घर पर आसेब का साया हो गया है। अगर इससे जल्द छुटकारा हासिल नहीं किया गया तो वो हमारा इस घर में जीना हराम कर देंगे। ये फकीर बाबा बहुत पहुंची हुई हस्ती है। 3 महीने का अमल है जो ये एक कमरे में बैठकर करेंगे तो वो जिन्नात इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर दोबारा हमारे घर और जिंदगियों में मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। हमारे घर में भी बरकत होगी। मैं उस वक़्त तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो शख्स सामने ही बैठा था। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मेरी अम्मी मेरे पीछे कमरे में आई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है, आप इसे बाहर निकालें। मेरी अम्मी कहने लगी, क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि 3 महीने से हमारे घर में क्या-क्या मुसीबतें आ रही हैं? तुम पर वो जिन काबज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। तुम हर वक़्त चिड़चिड़ी होती जा रही हो। कभी तुम्हारे बाल कटे हुए तकिए के नीचे से मिलते हैं, तो कभी तुम्हारे कपड़ों पर खून के छींटों के निशान होते हैं। मैं बहुत डर गई हूँ तुम्हारी वजह से।
क्योंकि तुम मेरी एक ही औलाद हो और इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये फकीर बस एक ही कमरे तक महदूद रहेगा, इसका कमरा भी बंद रहेगा, हमारे किसी मामले में इसका कोई लेना देना नहीं होगा। उस वक्त अम्मी की बात किसी हद तक ठीक लग रही थी, लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उस वक्त अपनी बात पर डट जाती तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। उस फकीर ने तो हम माँ बेटी को बर्बाद ही कर दिया। पिछले चंद महीनों से मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें हो रही थीं। मैं सोकर उठती तो मेरे तकिए के नीचे से मेरे बालों की लटें कटी हुई पड़ी होती। कभी मेरे कपड़ों पर खून के छींटों के निशान होते। रात को जब मैं सोती तो मुझे लगता मेरी माँ के कमरे का फर्नीचर कोई खींच रहा है। मुझे ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई अलमारी खींचकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहा हो। लेकिन जब मैं अम्मी के कमरे का दरवाजा बजाती तो अम्मी नींद से बेदार हो जाती थी। अब्बू की वफात के बाद से वो नींद की दवा खाए बिना सो नहीं सकती थी। मुझसे कहती कि क्या बात है। मैं कहती थी मुझे यहाँ शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कोई फर्नीचर खींच रहा हो। वो कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। क्योंकि अम्मी के कमरे की हर चीज अपनी जगह पर मौजूद होती थी। लेकिन बाद में ये आवाजें मेरी अम्मी को भी सुनाई देने लगी। वो अक्सर मेरे कमरे में आकर मुझे जगाकर कहती कि फायजा मुझे लग रहा है कि घर में चोर घुस आए हैं। सहन में किसी की बातों की आवाजें इतनी जोर से आ रही थीं कि नींद की गोली खाने के बावजूद मेरी आंख खुल गई। ऐसे वाकयात चंद दिनों से हमारे साथ हो रहे थे। कभी फ्रिज से दूध गायब होता, कभी किचन के बर्तन टूटे हुए मिलते। हमने एक दो लोगों को घर की हालत बताई थी, लेकिन उनके दम दरूद से फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए मेरी अम्मी ने उस फकीर को घर पर रख लिया। कुछ दिन तो वाकई मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे घर पर रहता है। और घर में होने वाले शोर भी अब सुनाई नहीं दे रहे थे। पहले से कुछ अमन था, लेकिन एक हफ्ते बाद ही वो शख्स लाउंज में बैठने लगा। कहने लगा कि बारी बारी सारे घर का हसार बांधना है, इसलिए मुझे मेरे काम से ना रोका जाए। लेकिन जब से वो लाउंज में बैठने लगा, उसकी नजरें हर वक्त या तो मुझ पर लटकी रहती या अम्मी पर। अब तो उसका हुलिया भी बदल चुका था। सफेद शलवार कमीज पहने वो शख्स काफी बेहतर हुलिये में नजर आ रहा था। ना जाने उसकी नजरों में क्या था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। वो मेरे चेहरे की जानब बड़े गौर से देखता था, जैसे मेरे चेहरे के नकूश को अपनी आंखों में बसाना चाहता हो। वो मुसलसल कुछ पढ़ता रहता था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर जमी रहती थीं। बात यहीं तक महदूद नहीं रही थी। उस फकीर ने मेरे सामने मेरी अम्मी को एक काला कपड़ा दिया और कहने लगा ये चादर तुम्हारी बेटी की जिन्नात के हमले से हिफाजत करेगी, ये इस पर ओढ़ देना। अम्मी ने चादर उनसे ले ली और रात को सोते वक्त मुझ पर ओढ़ दी। उस चादर को ओढ़ते ही मैं कुछ ही देर में गहरी नींद सो गई। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे अपने वजूद में दर्द सा महसूस हो रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सामने 7:30 बज रहे थे। मैं बहुत देर से उठी थी। हर रोज मैं फजर के वक्त ही जाग जाती थी, लेकिन आज तो मुझे देर हो गई थी। मुझे कॉलेज जाना था, और वो भी बस में। इसलिए मैं जल्दी से उठकर तैयार होने लगी, लेकिन मेरे होश ही उड़ गए थे जब कपड़े तब्दील करते हुए मुझे मेरी नाफ में तेल लगा हुआ नजर आया। रात को कोई मेरे कमरे में आया था। ऐसी हरकत भला कौन कर सकता है कि मेरी नाव पर तेल लगाए। मेरी अम्मी तो रात को नींद की दवा लेकर सो जाती थी, फिर 10 बजे ही जागती थी। मैं रोज सुबह खुद ही तैयार होकर कॉलेज चली जाती थी। कभी अम्मी को तंग नहीं किया था। अम्मी तो मेरे कमरे में नहीं आती थी, फिर क्या वो फकीर। इस सोच ने मेरे पूरे वजूद से जान ही तो निकाल दी थी। क्या वो फकीर रात को मेरे साथ वो सब करता था। मैं उस दिन कॉलेज नहीं जा पाई थी। मेरा सर चकरा रहा था। वो शख्स मेरे साथ क्या करता था। मुझे अब अम्मी के उठने का इंतजार था। जब अम्मी उठी तो मैंने उनसे बात का जिक्र किया। वो कहने लगी ये तुम्हारा वहम होगा। वो फकीर तो अल्लाह लोग है, तुम ख्वाह मुख्वाह शक कर रही हो। लेकिन अब तो ऐसा रोज ही होने लगा था। मैं अम्मी से कहती तो वो कहने लगे असल में तुम्हारा इलाज चल रहा है। ये तेल तुम्हारे जिन्नात लगाते हैं। जिस दिन ये तेल लगना खत्म हो गया, समझो इन जिन्नात ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। मुझे न जाने वो फकीर ढोंगी सा लग रहा था। फिर मुझे ये महसूस हुआ कि जो चादर अम्मी मुझे देती हैं, इसमें से एक अजीब सी खुशबू आती है और उससे मुझे गनूदगी होने लगती है। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि वो काली चादर मेरी अम्मी मुझ पर खुद देती थी और मेरे मुंह तक तान देती थी।
उसके बाद तो मुझे खुद कोई होश नहीं रहती थी। मुझे लगा कि चादर का बहाना करके वो शख्स मेरी माँ को बेवकूफ़ बना रहा है और रात को मेरी बेहोशी का गलत फ़ायदा उठाता हो, क्योंकि शाम के वक्त वो फ़कीर अपने कमरे से निकलकर लाउंज में बैठ जाता था और मुझे ही देखता रहता था। कभी मुझसे कहता, मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल मासूम सा। कभी पास आने की इजाज़त दो तो बताऊं कि तुम्हारा चेहरा मुझे कैसा लगता है। मुझे उसकी नज़रें अपने चेहरे पर बुरी लगती थीं। उसकी इस तरह की बातें मेरे खून को जला देती थीं। मैं उसे किसी बात का जवाब नहीं देती थी, बस नफरत से देखती रहती थी। मैंने अम्मी से बहुत बार कहा कि हमें इलाज नहीं करवाना, इसे बाहर निकाल लें, लेकिन मेरी अम्मी पर तो जैसे उस शख्स ने कोई ऐसा अमल कर दिया हो कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने आज सोच लिया था कि इस हकीकत का राज फाश कर ही दूंगी। मैंने अम्मी के आने से पहले अपने नाक में रुई ठूंस ली ताकि वो खुशबू सूंघ ना सकूं। अम्मी कमरे में आई और मुझ पर वो चादर ओढ़कर वहीं मेरे पास बैठ गई। उसके बाद मेरी चादर मेरे पेट की जगह से हटाकर उस पर तेल लगाने लगी और उसके बाद वो कमरे से बाहर चली गई। मैंने अम्मी के बाहर जाते ही अपनी नाक से रुई हटा दी। मुझे ये तो इत्मीनान सा हो गया था कि मेरी नाक पर तेल मेरी अम्मी ही लगाती है। लेकिन अब ये बात सताने लगी थी। फिर अम्मी ने मेरे पूछने पर झूठ क्यों बोला? वो सच भी तो कह सकती थी। लेकिन मुझे फिर से गनूदगी सी होने लगी। मैं अपनी नींद के हाथों से बेबस होकर दोबारा बिस्तर पर लेटकर सो गई। अगले दिन मैंने वो तेल लगते ही साफ कर लिया, क्योंकि नाक में रुई लेने से जब मैं उस चादर की बू को सूंघ ही नहीं सकती थी, तो यकीनन तेल में भी कोई नशा था। मुझे इस बात का भी यकीन था कि ये तेल भी उसी फकीर ने दिया होगा। आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं कुछ देर बाद ही कमरे से बाहर निकल गई। मुझे हंसने और बातें करने की आवाज़ें अपनी वालिदा के कमरे से आ रही थीं। मुझे हैरत सी हुई थी। मैं तो इस इरादे से अपने कमरे से बाहर निकली थी कि उस फकीर के कमरे में जानकर देखूं कि वो क्या करता है। और मेरी वालिदा तो नींद की दवा खाकर सो जाती थी, फिर इस वक्त तक क्यों जाग रही थी? मैंने कमरे के साथ लगी खिड़की को खोला, तो जो मंजर अंदर देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा सब्र शायद यहीं तक था। मैंने अम्मी के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दरवाजा खोले, मैं इस फकीर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। अम्मी ने दरवाजा खोला तो दोनों के रंग उड़ चुके थे। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और उस फकीर की तरफ देखकर तो मेरा खून खोल उठा था। मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, निकलो हमारे घर से। तुम होते कौन हो मेरी माँ के साथ बदकारी करने वाले? वो फकीर चुपचाप मेरी मार खाता रहा। फिर मेरी अम्मी ने आगे बढ़कर मुझे उससे पीछे किया और कहने लगी, ये मेरा शोहर है, मैंने कोई बदकारी नहीं की, निकाह किया है। ऐसे लफ्जों ने तो मुझे जैसे बेजान कर दिया हो। मैं फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। मेरी अम्मी रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारे इसी रवैये की वजह से मैंने तुम्हें इस बात के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं तुमसे पूछती तो तुम ऐसा ही रवैया इख्तियार करती। ये वही हैं जो तुम्हारे अब्बू की दुकान पर काम करते हैं। तुम्हारे अब्बू के अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन कभी हमारे घर नहीं आए। जब तुम्हारे अब्बू बीमार थे, इन्होंने ही हमारे अब्बू की दुकान को संभाला था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ज़रूरतें और घर के अखराजात सिर्फ किराए पर पूरे होते हैं? नहीं, ये जो कुछ भी कमाते थे, वो सब कुछ मुझे ही दे जाते थे। इसकी भी बीवी और तुम्हारे जैसी बेटी थी, लेकिन बस के हादसे में दोनों इंतकाल कर गए। ये भी तनहा थे, इन्हें भी एक साथी की ज़रूरत थी और हमें भी एक सहारे की। लेकिन मैं तुम्हारे तेवर देख चुकी थी, जो तुमने पड़ोसन के रिश्ते की बात पर मुझे दिखाए थे। इसलिए इसको घर पर रखने के लिए मैंने ये जिन्नात का ड्रामा रचाया था और मैं ही तुम्हें नशा आवर तेल लगाती थी। मुझे लगा कि तुम इस फकीर से मानूस हो जाओगी, तो तुम्हें सच्चाई से आगाह कर दूंगी। ये तुम्हें देखते थे, तुमसे बात करना चाहते थे, क्योंकि इनकी भी तुम्हारे जैसी एक बेटी थी जो इन्हें छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन तुमने तो इन्हें हमेशा नफरत और शक से ही देखा और गलत ही सोचा था। मेरी अम्मी जो सच्चाई मुझे बता रही थी, मेरी नजरें झुककर रह गई थीं। वाकई मेरे ही देखने का अंदाज गलत था। मेरी अम्मी कहने लगी, चंद महीने पहले जब अशरफ ने मुझसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया, तो मुझे ये बात इतनी भी गैर मुनासिब नहीं लगी, क्योंकि पिछले 3 साल से ये तुम्हारे अब्बू के काम कर रहे थे और घर के सारे अखराजात भी पूरे कर रहे थे। इनकी शराफत मैं 3 सालों से देख रही हूँ। मैंने अशरफ से निकाह इसलिए भी किया था
कि तुम भी अपने घर बसाने के बारे में सोच सको, वरना मैं जानती हूँ कि मेरी खातिर तुम भी सारी जिंदगी घर नहीं बसाती। मेरी अम्मी की बातें ठीक थी। मैंने भी यही सोच रखा था कि मैं अपनी अम्मी को तनहा नहीं छोड़ूंगी, इनका सहारा बनी रहूंगी। फिर ये बात भी सच थी कि जो शख्स भी मेरे अब्बू की दुकान पर होता था, वो नहायत शरीफ और ईमानदार था। मेरे अब्बू की बीमारी के दिनों में भी सारे अखराजात वो शख्स पूरे कर रहा था। मेरी सोच ही शायद गलत थी कि औरत बिना सहारे के जी सकती है और बेवा को दोबारा शादी का हक नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेवा औरतों से शादी न करते, जबकि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब अज़वाज बेवा ही थीं। इस बात से उम्मत की तवज्जो इस जानब भी करवाना मकसूद था कि ऐसी खवातीन को सहारे की ज़रूरत होती है और इन्हें सहारा देना चाहिए। मैंने अशरफ अंकल की तरफ देखा जो नजरें झुकाए आंसू बहा रहे थे। मैं खुद से उनके पास गई और उनसे माजरत करने लगी। उन्होंने जुड़े हुए हाथ पकड़कर नफी में सर हिला दिया और कहने लगे, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा नहीं है। मैं तो अपनी बेटी को तुम में तलाश करने की कोशिश कर रहा था ताकि अपनी शफकत तुम पर निछावर कर सकता। इस बात को 4 साल बीत चुके हैं। आज मेरी शादी है और मैं अशरफ अंकल से भी बिल्कुल अब्बू की तरह से फरमाइश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे बाप जैसी मोहब्बत की है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।